20 तारीख को मैं इंशाल्लाह आपको इस्लामाबाद में मिलूंगा, हाईवे या श्रीनगर हाईवे जो नया। इलेक्शन डेट चाहिए हमें और असेंबली डिसॉल्व। इमरान नियाज़ी मुल्क के अंदर खुदा न खास्ता सिविल वॉर कराना चाहता है तो उसकी बहुत बड़ी भूल है। पाकिस्तान के अवाम उसका गिरबान पकड़ेंगे। ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये जहाद है, अल्लाह का हुक्म है। इस्लामाबाद आ रहे हैं, इस्लामाबाद आ रहे हैं, इस्लामाबाद में मक्खियां मारने के लिए आएंगे। कौन पाकिस्तानी होगा जो मुल्क की तबाही में आज उसके साथ शरीक हो? ये कैफरे किरदार तक पहुंचने के बिल्कुल करीब है। सिर्फ एक धक्का और देना है सारे हमारे लोगों ने और ये फारग हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ बीट और मैं हूं महक असलम। शो की मुस्तकिल मेज़बान पारस जहांज़ेब छुट्टी पर है, इसलिए शो की मेज़बानी मेरे ज़िम्मे है। नाज़रीन, आज इमरान खान ने अपने लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान कर दिया है। बहुत इंतज़ार था, बड़ा बेसब्री से इंतज़ार किया जा रहा था। उन्होंने कारकुनान को 25 मई को दिन 3 बजे इस्लामाबाद की श्रीनगर हाईवे पर जमा होने की हिदायत की है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि उन्हें फौरी तौर पर असम्बली तहलील करने और इंतखाबात की तारीख दी जाए। सवाल ये पैदा होता है कि क्या खान साहब अपने लॉन्ग मार्च और धरने से फौरी इलेक्शन की तारीख हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे? आज हम प्रोग्राम में इसी पर बात करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून से निहाल हाशमी साहब, पीटीआई से आलिया हमजा साहिबा और सीनियर एनालिस्ट ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब। गुफ्तगू का आगाज आलिया हमजा साहिबा आपसे करती हूँ। खान साहब ने लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान कर दिया है। जो लोग चाहने वाले हैं पीटीआई के, बड़ा बेसब्री से इंतजार था। 25 मई यानी बुध का दिन है, श्रीनगर हाईवे 3 बजे का उन्होंने कहा है। ये जो लीड है इसको वो करेंगे केपीके से। मुझे ये बताएगा केपीके को सिलेक्ट करने की वजह क्या है? आप लोगों की गवर्नमेंट वहां पर है इसलिए, या फिर इसके पीछे रीजन कोई और है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि ये जो ऐलान हुआ है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ऐलान नहीं हुआ, ये इस 22 करोड़ अवाम के लिए ऐलान हुआ है। और ये ऐलान इसलिए हुआ है कि अब इस पाकिस्तान का फ़ैसला ये 200 ख़ानदान नहीं बल्कि 22 करोड़ अवाम करेंगी। 22 करोड़ अवाम ये फ़ैसला करेंगी कि क्या पाकिस्तान को हमने अमरीकी ग़ुलामी में देना है, इसको हमने श्रीलंका बनाने, इसको हमने दिवालिया होने देने, इस पे चोर डाकू मुसल्लत रहने देने, इस पे उन लोगों को जो ड्रोन बरसाने की इजाज़त देते थे उनको मुसल्लत रहने देने, या हकीकी आज़ादी और ग़ुलामी नामंजूर का फ़ैसला करने। तो ये मैं बता दूं कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज़्यादा पूरे पाकिस्तान का मार्च है। पहली तो ये चीज़। दूसरी, आपने ये बात की है केपीके की। देखें जी, केपीके में हमारी हुकूमत होना तो दूसरी बात है। पठान, मैं ये कहती हूँ, मैं तो यहाँ पर ऑन एयर उनको अप्रिशिएट करना चाहती हूँ कि इंशाअल्लाह ताला जो दूसरी दफ़ा किसी को हुकूमत नहीं देते, इस दफ़ा तीसरी दफ़ा पीटीआई को क्लीन स्वीप भी वहाँ से कराएंगे। और जो जज्बा मैंने अपने पख्तून बहन भाइयों का देखा है, दैट इज़ अप्रिशिएबल। उन्होंने इस एक चीज़ को कि ड्रोन अटैक्स के अगेंस्ट इमरान खान निकला, आज़ादी के अगेंस्ट इमरान खान निकला, तो पहला हक केपीके का और मियाँ वाली का बनता है। और वहीं से हम लीड करते हुए आएंगे और मार्च तो पहुँचेगा इस्लामाबाद, और तब तक रहेंगे जब तक इंतखाबात की इजाज़त नहीं दी जाएगी, जब तक असेंबलियाँ डिज़ोल्व नहीं होंगी। फौरी इलेक्शन एक ही हल है। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपने अभी की खबर ही सुन ली होगी। ये तो थोड़े दिन पहले हमें कहते थे हम तो 22 बंदे नहीं आने देंगे इस्लामाबाद के अंदर। आज हमने सुना है ये तो इस्लामाबाद फ़ौज के हवाले करने लगे हैं। ये जो वोट को इज्जत देने की बात करते थे, आज फिर से इदारों के पीछे छुपने की बात करें। ये जो सिविलियन बालादस्ती की बात करते थे, इन्हें तो पेट्रोल भराने के लिए भी इदारों की मदद की ज़रूरत है, इन्हें तो इलेक्शन अनाउंस करने के लिए भी इदारों की मदद की ज़रूरत है। तो अवाम ने तमाशा तो देख लिया है कि जब अवाम की मर्जी और मंशा के बगैर अभी तक ऐसी तो कोई इत्तलात सामने नहीं आई है, जैसे आप बात कर रही हैं कि ये फौज के हवाले करने की बात। जी आ चुकी है।
अच्छा जी, आ चुकी है, बिल्कुल ये डिटेल्स आ चुकी हैं, आप चेक कर लीजिएगा। यही मैं बताना चाहती हूँ कि मैं ये इस वक्त अवाम को बताना चाहती हूँ कि अवाम की ताकत क्या है। अवाम की यही ताकत है कि जो अवाम की मर्जी और मंशा के बगैर यहाँ पर मुसल्लत किया जाएगा, उसका फैसला यही होगा कि वो कोई खुद से फैसला नहीं कर सकेगा। और ये मुसल्लत करदा हुकूमती इंशाअल्लाह ताला अब एक आध दिन की बात रह गई है। काम पे तो इनकी वैसे ही सिर्फ मार्च का ऐलान सुन के ही टांगना शुरू हो गई हैं। और जिस तरह की फाशिज्म का और जिस तरह की गुंडागर्दी का मुजाहरा कल शीरीं मज़ारी साहिबा को पहले इन्होंने किडनैप करके किया है, और उसके बाद आज पंजाब असेंबली के दरवाजे वहां पर वायर्स लगाकर पुलिस के गुल्लू बट्टों को बिठाकर, मैं प्रोग्राम में इस पे भी बात करूंगी। मुझे ये बताएं कि पीटीआई की गवर्नमेंट की तैयारी जो है मार्च के हवाले से वो कितनी ज्यादा मजबूत है, कितनी ज्यादा कंप्लीट है? क्योंकि श्रीनगर हाईवे एक बहुत बड़ा रोड है। उसके बाद आपने कहा हम इस्लामाबाद का रुख करेंगे, मौसम को मद्देनजर रखें, ज़रूरियात को मद्देनजर रखें। क्या ये तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं पीटीआई की? क्योंकि एक बहुत बड़े मजमे को इकट्ठे करने की आप लोग बात करें, लोगों को कॉल दी गई, जैसे आपने कहा कि ये सिर्फ पीटीआई के सपोर्टर्स नहीं, 22 करोड़ आवाम के लिए ये ऐलान किया गया है। तो पीटीआई की अपनी तैयारी पूरी है? देखिए, सबसे पहले मैं जो यहाँ पर बात करना चाहती हूँ ना, जब हमें ये कहा जाता है हम कोई पीडीएम की जलसियों की तरह नहीं है कि हम मौसम जी बहुत सर्द हो गए तो हम अब जलसे नहीं करेंगे, या मौसम बहुत गर्म हो गए तो अब हम बाहर नहीं निकल सकते। आपको याद है इन्होंने अपने मार्चेस किस तरह से कैंसिल किए थे? तो ये भी आपने देख लिया है कि हम निकले थे रमज़ान में, निकले थे हम, निकले थे इस गर्मी के अंदर निकले थे। हमारे ये जो जिसे कह रहे सीरीज ऑफ जलसा हुआ है, ये सारा इसी गर्म मौसम के अंदर हुआ है। और हमारे कई जलसे हमने शाम को 5 बजे और 4 बजे तपती धूप में भी किए हैं। और अब जिस तरह की मोबिलाइजेशन कैंपेन की जा रही है, यानी अगर मैं लाहौर में इस वक्त 46-47 डिग्री के अंदर दोपहर 4 बजे से आगे तक कैंपेन कर रही हूँ, और वहाँ पर अवाम का जो जज्बा है वो काबिल दीद है, तो मैं सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि ये अवाम आने लगी है। ये डरें, अवाम से डरें। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ तो तैयार है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को तो आपने तभी जो है मम्मी डैडी क्राउड से आपने प्रॉपर वर्कर बना दिया था जब 30 अगस्त को आपने हमारे ऊपर टेयर गैस की शेलिंग की थी। जब तो आपने हमारे ऊपर, ये मुझे बताएं कि पीटीआई की प्लानिंग किस लिहाज से, किस तरह से है, किस तरह से अवाम को लेके जाया जाएगा? क्योंकि जाहिर है जैसे आप कह रही हैं कि लाहौर हो जाए, कराची हो जाए या फैसलाबाद हो जाए, मतलब आपकी नज़र में मैं पाकिस्तान का कोई भी शहर उठा लूँ, यहाँ से पीटीआई का सपोर्टर निकलेगा, तो अवाम को ले जाना और फिर जो लोग जाएंगे आपके साथ उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखना। कुछ प्लानिंग प्लीज़ आप शेयर करें ताकि जो लोग देख रहे हैं उन्हें भी तसल्ली हो कि हाँ, अगर हम पीटीआई को सपोर्ट करने के लिए बाहर निकलें तो हमारी ज़रूरियात का ख्याल रखा जा रहा है। मैं सादा सी आपको एक बात बता दूं, हमारा वोटर सपोर्टर पाकिस्तानी ना कीमे के नान वाला है, ना बिरयानियों वाला है, ना इन्हें सरकारी बसों पर भर के लाना पड़ता है, ना इनके लिए ट्रांसपोर्ट का इंतजाम करना पड़ता है। अच्छा। आप सिर्फ इतना देखेंगी, मोटरसाइकिल सवार भी निकलेंगे, साइकिल सवार भी निकलेंगे, पैदल लोग भी निकलेंगे, अपनी अपनी गाड़ियों में भी लोग निकलेंगे। और यही हमारा खूबसूरती जो पीटीआई के जलसों की है। वहां पर हमने ये भी देखा कि व्हील चेयर वाले बैसाखियों पर भी हमारे बहन भाई निकल रहे होते हैं। मतलब मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अगर किसी ने ये सारे सीरीज ऑफ जलसा देखा हो तो आपने ये देखा होगा कि जो पाकिस्तानी अवाम का जज्बा था, और पाकिस्तानी अवाम तो इसके लिए इस तरह से इंतजार करी थी। 2 दिन पहले मैं यहाँ पर एक बाजार में गई, वहां पर एक खातून ने मेरे से एक बात शेयर की, और वो खातून बिल्कुल मतलब एक आम घरेलू खातून थी। उनका कहना यह था कि हम निकलते थे चांद रात को चूड़ियों मेहंदियों के लिए, अब हम निकले थे खान साहब की तहरीक के लिए। सो जिस कौम का जज्बा यहाँ पर हो कि जो चांद रात को निकल रही हो, जो 10 अप्रैल की रात को लीडरलेस निकल रही हो और पूरे पाकिस्तान में पुरअमन एहतजाज करी, जो हर जलसे जलूस में अपने सारे काम, चाहे वीकडेज हो, चाहे तपती धूप हो, चाहे बारिश हो, चाहे जो भी हो, तो मैं आपको बता रही हूँ आंधी तूफान बारिश इनकी पहले ही काम पे टांगना शुरू होंगे। क्योंकि
अवाम नहीं रुकने वाली। लाहौर के जलसे के अंदर ये काम पे टांग रही है या नहीं टांग रही है, मैं निहाल साहब से पूछ लेती हूँ। हम हमारे साथ मौजूद हैं। कंटेनर्स लगा और अवाम सारे कंटेनर्स क्रॉस करके वहां पर पहुंचे। ठीक है, चलें निहाल साहब आप की जानिब आती हूँ। एक और लॉन्ग मार्च, एक और मुमकिन धरना हम इसे कह सकते हैं। प्लीज मुझे बताएगा कि गवर्नमेंट की इस वक्त क्या तैयारी है, क्या स्ट्रेटेजी है? जैसे कि खान साहब ने भी कहा कि हमें रोका जा सकता है, मोबाइल फोन सर्विस बंद की जा सकती है, पेट्रोल के हवाले से आज उन्होंने अपनी गुफ्तगू में पेट्रोल का जिक्र किया कि वो भी खत्म होने का खदशा हो सकता है, ट्रांसपोर्ट के हवाले से उन्होंने बात की। इस वक्त हुकूमत, क्या मैं समझूं कि हुकूमत के ऊपर प्रेशर है, डर जाएगी? क्योंकि एक तो ये कि इत्तेहादी गवर्नमेंट है आपकी, अभी कमजोर गवर्नमेंट है क्योंकि आप लोग मुआशी फैसले भी नहीं ले पा रहे हैं, तो इस वक्त गवर्नमेंट खड़ी कहां पर है? क्या स्ट्रेटेजी है गवर्नमेंट की इस लॉन्ग मार्च के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो पीटीआई की नुमाइंदा थी उन्होंने अभी कहा कि हुकूमत मुसल्लत की गई। ख़ुद एमएलए थी, उन्हें पता है, या शायद मेंबर में थी कहीं पे पंजाब असेंबली में। उन्हें पता है कि जितने भी मेंबर पार्लियामेंट होते हैं उन्हें अवाम मुंतखब करके भेजती है, जैसे इनके पार्टी को भेजा था। इसी तरह से जो मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत है उसे भी अवाम नहीं भेजा था। एमएनए रही हैं आलिया साहिबा। अच्छा, तो इन्हें भी अवाम ने मुंतखब करके भेजा था। शहबाज शरीफ साहब को भी अवाम ने मुंतखब करके भेजा है, बिलावल साहब को भी, राणा सनाउल्लाह को, सब ने। तो इतनी पढ़ी लिखी हैं, एमएनए रही हैं, लोगों को इतनी अजीब बात क्यों कर रही हैं? अब आज मैं एक तारीख के झरोकों से देख रहा था, पढ़ रहा था कि जब इस्लामी रियासत में आपस में फितना होता था तो बैरूनी फ़ौज आकर के ना दारुल खुलाफा को घेर लेती थी, मुहासरा करती थी। और बगदाद में भी कुछ ऐसे ही हुआ, कितने माह तक मुहासरा रहा। बहरहाल, तो मुझे आज इमरान खान का वो किरदार नज़र आया कि जब कोई रियासत अंदर से तकसीम हो जाए, पहले फितना भेजते हैं, फितना फसाद होता है, महंगाई कर देते हैं, अपने इदारों के ऊपर हमला कर देते हैं, वो सब कुछ हो चुका है। अब ये इसको सराउंड करेंगे। फिर मुझे हकीम सईद मरहूम रहमतुल्लाह अलैह की वो तहरीर याद आई जिसमें उन्होंने कहा था आज से 25 साल पहले कि इमरान खान नामी एक फ़ितने को मगरिब से और यहूद वाले इसको प्रमोट करेंगे और यहाँ भेजेंगे। तो बातें सारी क्लियर है। अब रह गई, मैं तो वो कह रही सारा इंतजाम है। आपकी बात काबिल एहतराम, लेकिन प्लीज मेरे सवाल का अगर आप जवाब दे देंगे ना तो ये बड़ा अच्छा होगा। जवाब दे रहा हूँ ना, प्लीज। आप उनको तो रोका नहीं, आप मुझे रोक रही। मैं तो मोहतरमा ने जो कहा कि हमारी सारी तैयारी है, इनकी तैयारी मैं पूछना चाहता हूँ। सारे डीजे का इंतज़ाम हो गया, बैंड का इंतज़ाम हो गया, म्यूज़िकल बैंड, गाने वाले आ गए, नाचने वाले आ गए, जो हारमोनियम पे बैठेगा। क्योंकि ये तो धरना दो ही है, या तो इनकी पार्टी ने कहा खूनी मार्च, या मैं कह रहा हूँ डांस मार्च। मार्च वैसे पहले गुजर गया, अभी मई का महीना है जी। तो हम अपनी रियासत में ये कह रहे हैं ना 22 करोड़, ओ भाई हमारे बाप दादा ने कुर्बानी दी है तो पाकिस्तान बना, और आज भी अफवाज पाकिस्तान और पुलिस वाले कुर्बानी दे रहे हैं तो मुल्क रियासत बची हुई। अगर आपने डांस मार्च से आगे पीछे कुछ किया तो ये कौम आपको बताएगी, आप कानून तोड़ के देखें। बस आप मुझे लिस्ट दे देना, आपका डीजे कौन है, आपका म्यूजिकल चेयर कब होगा, आपके गाने वाले कौन है, हम भी अपने बंदे भेज देंगे। क्या कोई कव्वाली का सेशन है, नहीं है, क्या नात भी रखेंगे आप, रख के नहीं रखेंगे? तो ये सारी चीजें आपसे, आप ये तफसीलात बताएं, आप ये छोड़ दें कौन कहाँ से है। 3.5 साल निहाल साहब, आज जो खान साहब गुफ्तगू कर रहे थे, माजरत मैं आपको रोक रही हूँ, लेकिन प्लीज मेरी बात सुनिएगा। खान साहब ये कह रहे हैं कि कानून आप लोग तोड़ेंगे, उन्हें रोकेंगे अगर कोई तो वो आप लोग होंगे, रुकावटें अगर कोई खड़ी करेगा तो वो आप लोग करेंगे, अगर कोई सर्विसेज किसी भी तरह से अवाम को परेशान करेगा तो वो आप लोग करेंगे। आप सुन तो लेना, आप प्लीज मुझे माफ कर दें, मुझे सुन लें जी। कोई मेरे दारुल खुलाफा में आके लोगों की जिंदगी, नॉर्मल लाइफ को डिस्टर्ब करेगा, रियासती इदारों को गाली बकेगा उसूली तौर पर। अच्छा, क्या इस बात के लिए सिर्फ हम रह गए? निहाल, दानियाल और तराल के उन्हें नाम भी ना लो कोर्ट का तो हमें कंटेम्प्ट लग जाए। ये कल से बकवास कर रहे हैं अदालतों के खिलाफ, फौज के खिलाफ, आज भी कह रहे हैं न्यूट्रल। आप होते कौन है? फौज पाकिस्तान हुकूमत की है, फौज इस रियासत की, इमरान खान की नहीं है कि इस तरह से इमरान खान हमारी फौज। ये किसके आदमी है? इनके लोग बैठ करके, कल वो आलमगीर शाह अफवाज के और कोर्ट के खिलाफ बातें कर रहा था, ये मुसाद के लोग हैं या रॉ के लोग हैं? मेरी बात भी तो सुने ना आप, मैं नरमी से बोल रहा हूं, आपको एक बात समझा रहा हूं। 3.5 साल क्या किया इन्होंने? और इलेक्शन से क्या खजाना भर जाएगा? इलेक्शन से महंगाई खत्म हो जाएगी कि इलेक्शन करा दो? अरे भाई, तुम्हारी मर्जी चलेगी, तुम बादशाह सलामत हो, इलेक्शन नहीं कराएंगे हम। इलेक्शन हम देखते हैं, आओ बैठो,
126 नहीं 626 दिन बैठो, इलेक्शन नहीं कराएंगे। हाँ, म्यूजिकल प्रोग्राम करो, करते रहो, जो तुम्हें करना है, लतीफे गोई करो, F9 का पार्क है वहां के बैठो, रो, गाओ, मातम करो, जो करना है करो, हमने नहीं रोकना, ये तुम्हारी आज़ादी है। आओ वहां पे लतीफा गोई करो, कच्चा खानी करो। मगर इमरान खान साहब 3.5 साल में 30 का आटा आपने 90 पे पहुंचाया। और हाँ, एक बात और बता दूं, ये जो आप औरतों के खिलाफ बदतमीजियां करते हैं, ये भी आप मत कीजिएगा, क्योंकि अब बर्दाश्त नहीं है आपका काउंट। और मैं आपको बता दूं, ये अपने इख्तिताम को जा रहा है ये शो। इमरान खान अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वह हालात पैदा कर दिए हैं कि ये अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा है। ये पाकिस्तान की नस्लों की आवाज़, इखलाक, किरदार बिगाड़ रहा है। पाकिस्तान को पूरी दुनिया में जाकर के बदनाम करता है, चोर डाकू कहता है, या ये खाना जंगी करना चाहता है ताकि दुनिया हम पे मुदाखलत करे और कहे कि ये न्यूक्लियर स्टेट में न्यूक्लियर पावर कैसे रह सकते हैं। हमें नहीं समझते, हम तालिब इल्म हैं। ठीक है, मैं फारूक हमीद साहब से भी सवाल कर लेती हूँ। फारूक साहब प्लीज कहिएगा, इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च का ऐलान कर चुके हैं। इस वक्त जो हमारे मुल्क की सियासी सूरत हाल है, डू यू रियली थिंक कि हम इस तरह के लॉन्ग मार्च के मुतहम्मिल हो सकते हैं? सूरत हाल आपको किस तरफ जाती हुई नजर आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, वैसे तो इमरान खान का ये कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उनका ये डेमोक्रेटिक और आईनी राइट है, ठीक है, वो प्रोटेस्ट करें, लॉन्ग मार्च करें, धरना करें, अपना पॉलिटिकल अपने प्रोटेस्ट करें, वो ठीक है, वो दैट इज ऑल ओके। लेकिन इस वक्त और जो उनका ऑब्जेक्टिव है कि इलेक्शन और ये तमाम चीज़ें, लेकिन मैं एज अ पाकिस्तानी मैं ये महसूस करता हूँ कि इस वक्त जो ऑलरेडी मुल्क में एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, एक अनसर्टेनिटी की फ़ज़ा है, यहाँ पे हमारी स्टॉक मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट वगैरह वगैरह वो ऑलरेडी इतने अफेक्टेड हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि इस लॉन्ग मार्च से ज़्यादा एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आएगी, पाकिस्तान में अनसर्टेनिटी होगी और कौम जो है इसका मज़ीद इंतशार इस किस्म के हालात के मुतहम्मिल नहीं हो सकती। तो लिहाजा मेरा कंसर्न इस वक्त इमरान खान का ऑब्जेक्टिव इलेक्शन, ठीक है, इलेक्शन देखा ना जी, अगर इस साल नहीं होंगे तो अगले साल तो होने ही होने, उसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? पाकिस्तान की यूनिटी, पाकिस्तान की यकजहती, पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो आपकी इकोनॉमिक सिक्योरिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, वो तमाम चीज़ें होंगी। ऑलरेडी आपको पता है कि हमारे माशी हालात इस वक्त बहुत क्राइसिस में हैं। तो मुझे नहीं मालूम कि इमरान खान, देखे ना, लास्ट उनका जो धरना हुआ था 127 दिन का धरना, उस पर सूरत हाल आपको मालूम है क्या थी? इस्लामाबाद में सूरत हाल पैरालिसिस की तरफ थी, हालात ख़राब थे। लेकिन एंड में क्या हुआ? दुश्मन ने फ़ायदा उठाया। दुश्मन ने कैसे फ़ायदा उठाया? सानिया APS हो गया 16 दिसंबर 2014 को, जिसमें फिर इमरान खान को अपना धरना कॉल ऑफ करना पड़ा। और उससे चंद दिन पहले ही, चंद हफ्ते पहले डॉक्टर तालिब काजी साहब ने भी 67 डेज के बाद अपना धरना कॉल ऑफ किया। दोनों को उस वक्त अपने ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं हो सके। वो मॉडल टाउन के जो परपेट्रेटर, मॉडल टाउन के अक्यूज्ड हैं, वो आज भी आप देखें दे रोमिंग अराउंड फ्री, और मॉडल टाउन केस आज भी 2014 से आज तक केसेस में ड्रैग कर रहा है। पता नहीं इसका क्या अंजाम होता, कभी मुकम्मल होगा या नहीं। और इमरान खान साहब का वो ना वो गवर्नमेंट को रिमूव कर सके। तो मैं कहने का मतलब ये है कि आई एम नॉट श्योर कि इमरान खान अपना इस लॉन्ग मार्च से ऑब्जेक्टिव जो उनका इलेक्शन और इलेक्शन डेट का है और असेंबली डिसॉल्व करने का, तो क्या वो अचीव कर सकेंगे? आपकी एक्सपर्टीज क्या कहती हैं? फिर इसका हल क्या है? क्योंकि खान साहब भी अपनी बात पे डटे हुए हैं। अभी जैसे निहाल साहब भी कहते हैं कि भाई इलेक्शन की तारीख तो हम नहीं दे रहे, अपने वक्त पे इलेक्शन होंगे, हम मुद्दत पूरी करेंगे। इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि इस वक्त बेटर सेंस शुड प्रिवेल, बेटर सेंस शुड प्रिवेल इन ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे गवर्नमेंट की हैं, ऑपोजिशन की हैं, जो भी हैं, जो नहीं भी हैं। और मेरा ख्याल है कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या हमारे और स्टेक होल्डर जो हैं इंक्लूडिंग द एस्टैब्लिशमेंट, अगर वो भी देखें, क्योंकि कोई नहीं चाहता, बिलीव में कोई नहीं चाहता इस वक्त के पाकिस्तान के हालात सियासी तौर पे ये खराब हों। देखे ना, खूनरेज़ी भी हो सकती है, लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, हंगामा। और बिल्कुल फारूक साहब, इस वक्त जो हमारा मुल्क है वो इस तरह के किसी भी हालात का मुतहम्मिल नहीं है। तो प्लीज जब भी आप इस तरह का कोई ऐलान करें, वो चाहे किसी भी पार्टी से हो, नून लीग से हो, पीपल्स पार्टी से हो, PTI से, तो प्लीज सबसे पहले पाकिस्तान का
जी, सबसे पहले पाकिस्तान का और पाकिस्तानियों का सोचे, क्योंकि ये बड़ा जरूरी है। अभी एक ब्रेक का कहा जा रहा है, वापस आएंगे, मजीद गुफ्तगू करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए आली साहिबा आपकी जानिब आती हूँ। अभी ब्रेक पर जाने से पहले जैसा कि फारूक हमीद साहब भी कह रहे थे कि मौजूदा हमारा जो माहौल है इस वक्त, जो हमारी सियासी सूरत हाल है, इवन जो हमारी मुआशी सूरत हाल है, वो किसी भी लॉन्ग मार्च की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। क्या PTI ने इस हवाले से कोई कुछ सोचा, इस हवाले से कोई बात हुई हो? क्योंकि आज कोर कमेटी का इजलास भी था, तो इस पर अगर डिस्कशन हुई हो, क्योंकि रियासत, पाकिस्तान, पाकिस्तानियों की भलाई सबसे पहले है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं इतना कह दूं कि आज ना इदारों को, स्पेशली फ़ौज को और अदलिया को एक मैसेज शुक्रिया इमरान खान का ज़रूर करना चाहिए। निहाल हाशमी साहब जैसे लोगों के लिए और इनकी पार्टी के लोगों के लिए इदारों की इज़्ज़त और तकरीम की बात हो रही है। मैं तो बड़ी खुश हूँ। हम तो शुरू से कहते रहे कि फ़ौज हमारी सरहदों की मुहाफ़िज़ है। वो जो हमारी माएँ की गोदें उजड़ती हैं और वो जो वहाँ पर हमारे फ़ौजी इस मुल्क की हिफाजत करते हैं, तो इस फ़ौज की वजह से ही तो आज मैं आप पुरअमन तरीके से इस मुल्क में बैठे हुए आज प्रोग्राम कर रहे हैं और वाह कर रहे हैं। हमने तो कभी ये नहीं कहा, हम तो सिर्फ एक ही बात करते हैं, जो आईनी हदूद है सबको उनमें रहना चाहिए। अब ये फ़ौज को बार बार आवाज़ें दे देकर सियासत में घसीटना चाहते हैं, तो मैं इस पर कुछ कहना नहीं चाहती। ये तो इनकी पुरानी आदत है, डिक्टेटर की पैदावार है, ये तो होना ही था। दूसरी बात इन्होंने कही, जी मुझे शायद, मैं मेंबर नेशनल असेंबली रही हूँ, शायद मेरा इतना अक्ल समझ नहीं होगी, मुझे पता नहीं होगा कि एक पार्टी जिसे 88 सीटें मिले और एक पार्टी जो 155 सीट लेकर आए और 88 जमात वाली पार्टी को आप मुसल्लत कर दें उसी असेंबली के अंदर, जिस असेंबली को 3.5 साल तक आप ये कहते रहे कि ये असेंबली तो नाजायज़ असेंबली है, इस असेंबली में तो बैठना ही नहीं चाहिए। 3.5 साल आप उसी असेंबली को ख़त्म करने के लिए और इलेक्शन के लिए तगोदो करते रहे। आज आप इलेक्शन में और आवाम से के अंदर जाने से भाग रहे हैं। तो ये इनके कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं, इसलिए मैं उन कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स को इतनी अहमियत नहीं देती। मैं जिस चीज़ को अहमियत देती हूँ, ये जब आते हैं ना अपनी बातों के ऊपर और फिर आकर ये रोना रोएंगे कि जी औरत की इज्जत, औरत की इज्जत। मैं एक पॉलिटिशियन हूँ, औरत बाद में हूँ, मुझे पॉलिटिशियन की तरह ट्रीट करें, बिल्कुल इसी तरह। आली साहब, मेरे सवाल का प्लीज अगर आप जवाब दे देंगे, जो मेरा सवाल था, अगर आप उस हवाले से बात करें। मैं आ रही हूँ, मुझे देखिए, मुझे जवाब देना है जो मेरे PMLN के भाई ने कहा है और बड़ी अच्छी तरह से देना है। अच्छा। ठीक है, औरत सिर्फ एक मरियम नवाज नहीं है, हम भी किसी की माएँ बहनें बेटियां हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। ये अवाम की तौहीन करें, ये एक इनकलाबी मुहिम है। मैंने पहले कहा था कि ये बोलेंगे नहीं बीच में, ये बोलेंगे नहीं बीच में। मैं चाहूंगी आलिया साहब बात कंप्लीट करें, आप अपनी बारी पे जरूर बोलिएगा। और इस तहरीक का हिस्सा, इसको ये गाना, नाच गाना और वो कहना, पहले इनके बुजुर्गवार वो जो बैठे ना दवाई के बहाने भगोड़े वहां पर, उन्होंने भी इसी तरह से हमारे जलसों की बेइज्जती की थी, हमारी अवाम की, हमारी माओ बहनों की तौहीन की थी। मैं अब कुछ आकर सुनाऊंगी ना इनकी भगोड़ी लीडर को, तो फिर इनको समझ में आ जाएगी, लेकिन मैं आना नहीं चाहती, क्योंकि मैं इतनी इंपॉर्टेंस उस झूठी जमानत शुदा मुजरिमा को देना नहीं चाहती जी। अगर ये बात करेंगे, यहाँ निकलेंगी मेरी 80 साला माएँ, मेरी छोटी छोटी सी बेटियां, मेरी वो बहनें जिनकी गोद में फीडर पीते हुए बच्चे होंगे, तौहीन करने की इजाजत नहीं दूंगी। मेरे बारे में जो अली साहब, यही तो बात हम करते हैं कि आपका ताल्लुक चाहे किसी भी सियासी जमात से हो, आप प्लीज औरत का एहतराम लाजमी है। आप प्लीज मेरे सवाल का जवाब दीजिए। जी बिल्कुल, मैं एक सेकेंड जी। औरत वो भी है जिसको कल घसीट के जो है जबरी जिसको अगवा किया गया, वो औरत नहीं है कि जो यहाँ पर जो है आए और अदारों को भी गालियां निकाले, यहाँ पर आए चोरी। जब हम कल के वाक़े की बात करें तो फिर हमने रात को देखा ना कि 11:30 बजे जब अदालत लगी, अदालत के दरवाजे रात को 11:30 बजे खुले और उन्हें रिहा किया गया। ये भी तो चीज हमें PTI को इस चीज को भी तो अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं उस पर बाद में आऊंगी, मैं अदालत के उस पर तो बाद में आऊंगी। अच्छा। मैं सिर्फ 2 बातें करके और माशी उस पर बात करूंगी। अच्छा। आज जो है ना पूरी कौम 22 करोड़ अवाम एक जुमले का कर्ज उतार रही है, और वो जुमला क्या है? कहीं कोई रह तो नहीं गया जो मेरे खिलाफ ना हो, कहीं कोई रह तो नहीं गया जिसने मेरे खिलाफ साजिश ना की हो। और इस जुमले का कर्ज उतारने के लिए
पूरी 22 करोड़ अवाम आकर उस एक शख्स के साथ खड़ी होगी जिसे उस रात 9 अप्रैल को ये तनहा करने लगे थे। हुकूमत तो उससे ले ली, लेकिन पूरा पाकिस्तान इन्होंने उसको दे दिया। अब आप आ जाए दूसरी चीज के ऊपर जो आपने बात की है कि ये यहाँ पर जो है ना कि ये माशी तरक्की, किसको आप माशी तरक्की कह रही हैं? माशी तरक्की ये कह रहे हैं कि हम $22 बिलियन के रिजर्व्स लेकर गए थे और आज इनके पास कुछ है ही नहीं कि ये मुल्क का कुछ कर सकें और मुल्क को दिवालिया करने पे खड़ा कर दिए। 12 से 15 घंटे की लोड शेडिंग इस मुल्क के अंदर कर दी है। उसके अलावा आप ये देख लें, बिजली की प्राइसेस 4 दफ़ा बढ़ा दिए, LNG के सबसे महंगे सौदे कर दिए। जब हम पूछें आपसे आपका विजन क्या है, एक आता है वो कहते हैं जी मैं कपड़े बेचकर आटा सस्ता कर दूंगा। भाई आपका बेटा नाअहल हो गया, आपका आइनी आईनी वजीर आला नहीं रहा। मुस्लिम नून तो ये कहती है कि ये इतना मईशत का बेड़ा गर्क तो आप लोग करके गए, ये 1.5 महीने में हम कैसे संभाल लेंगे? मैं एक सेकेंड जी बिल्कुल बिल्कुल, ये वही वाली बात है। 75 साल मुल्क को लूट कर गए और कहा 3.5 साल में मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया। तब तो एक हफ्ते बाद हमें कह दिया गया था हम ना अहल और ना तजर्बा करें। लेकिन मैं जरा इनका माशी विजन थोड़ा सा बयान कर दूं ना, उसके बाद में आऊं। पहला विजन आ गया कपड़े बेचो और सस्ता आटा करो। दूसरा विजन आ गया बिजली की लोड शेडिंग करो और डॉलर बचाओ। तीसरा विजन भी मैं इनका आपको बता दूं, तीसरा विजन अब इनका ये आ गया, हम तो कोई फैसला नहीं कर सकते। वो जो सिविलियन बालादस्ती है, वो जो हमें लेकर आए थे, अब आए हमारे साथ सख्त फैसले करें। हमने तो 9 दफ़ा पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ाई थी क्योंकि हमें ये लगता था मुश्किल फैसले करने हैं, अवाम के लिए रिफॉर्म्स करके गए थे। और इनका मैं आपको बता दूं, चले जी हम तो बहुत बुरा हाल करके गए थे। 4 दफ़ा बिजली की कीमतें क्यों बढ़ाई? आपने तो 12 रुपए का यूनिट करना था। लेकिन आली साहबा वो जो लास्ट में आप लोगों ने 10 रुपए सस्ता कर दिया पहले, वो 10 रुपए सस्ता करना भी तो नून लीग की गवर्नमेंट भुगत रही है। तो नहीं थे ना, एक सेकेंड, नून लीग की गवर्नमेंट किस चीज को भुगत रही है? हमारे सारे इन्होंने आते ही 33 दिन के अंदर पानी फेर दिया। कौन सी लोड शेडिंग थी 3.5 सालों में? इनकी नाअहली की वजह से आई। LNG के महंगे सौदे पूरी दुनिया में सबसे महंगे इन्होंने किए, इन्हें ये पता ही नहीं था। मेरिट ऑर्डर्स पर गैस को पहले लेकर आने, सारा इन्होंने डीजल लेकर, जिस किसान ने 3.5 साल एहतजाज नहीं किया उसको ये सड़कों पर ले आए। कभी वो डीजल के लिए यानी आली साहबा मैं ये समझूं कि आज की कोर कमेटी के इजलास में बात बिल्कुल भी नहीं हुई है कि हम पाकिस्तान के माहौल को, पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल को पहले रखेंगे, बाद में लॉन्ग मार्च के बारे में सोचेंगे। यानी ये बात नहीं कि पहले लॉन्ग मार्च के बारे में सोचेंगे, फिर हम ये देखेंगे कि जो एक सियासी अदम इस्तेहकाम है उस पर बाद में बात करेंगे। ठीक है जी। एक लास्ट बात, इनका एक दिन इस मुल्क पर भारी है, इनका एक दिन इस मुल्क को तबाही की तरफ लेकर जा रहे हैं। इनका रहना इस मुल्क में ऐसे ही है कि 1700 रुपए का आटा मिल रहा है, जिनकी अपनी शुगर की मिले 130 रुपए की चीनी यहाँ पर मिल रही है, जिनके अपने कुकड़ी खाने हैं वहां पर 700 रुपए किलो वहां पर कुकड़ी मिल रही है। तो ये तो वो चीजें हैं जो इनके अपने हाथ में थी, लेकिन इनकी इतनी नाअहली है कि ये नाअहली जो है ना, इसका जवाब हम निहाल हाशमी साहब से ले लेते हैं। जी, ये नाअहली का जवाब हम निहाल हाशमी साहब से ले लेते हैं। निहाल साहब, जैसे कि आली साहबा कह रही हैं कि आप लोगों ने उनके तमाम कराए पे पानी फेर दिया, इतनी मुश्किल से वो मईशत को स्टेबल उन्होंने किया, आप आए, वो स्टेबल जो हमारी मईशत थी उसको आपने डी ट्रैक कर दिया, जिसकी वजह से मार्केट भी क्रैश होती हुई नजर आ रही है, डॉलर ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है, महंगाई मजीद बढ़ती हुई हमें नजर आ रही है, क्योंकि शायद आपकी गवर्नमेंट जो है वो डर रही है, सख्त मुआशी फैसले नहीं ले पा रही। मैं आपके एहतराम में, समा टेलीविज़न के एहतराम में, इन्होंने कई गैर पार्लिमानी बात की, मैं सुनता रहा, अपने आप को भी टेस्ट कर रहा था। इनको पहले भी इनका ट्रैक रिकॉर्ड है कि टॉक शो में गालियां दे देती हैं और अभी भी इन्होंने गाली दी। मैं सिर्फ इनसे पूछना चाहता हूँ, यूनिटी ऑफ कमांड फौज की आप क्यों तबाह करना चाहते हैं? हमें तो फ़ख्र है उस पर। आपको क्या, आप हर बार आपका लीडर प्रेस कॉन्फ्रेंस में अफवाज का नाम क्यों लेता है? दूसरी बात, आप ये बताएं आपका फंडिंग कौन कर रहा है? क्या वो भगौड़ी जिसका नाम है फराग गोगी वो कर रही है? और आपका वो खान, जिल्लत खान, आपने भी मेरे लीडर को बोला है ना उल्टा सीधा, तो अब मैं आपके साथ वो करूँगा कि बीबी, आपने कहा ना आप लीडर नहीं हैं, आप लेडीज़ नहीं हैं, आप बनेंगी एक सियासतदान और बराबरी के सतह बात करेंगी। तो ये जो पूरे पाकिस्तान के साथ
खान ने किया, जो 30 रुपए का आटा 90 पे लेके गया, मैं ये चाहूंगी कि हम अपने तौर पर फिर इनको भी मना करें कि नवाज शरीफ और मरियम का नाम अदब से ले, हमें अपने तौर पे जरा एहतियात बरतनी चाहिए। और अगर सीधे सवाल का सीधा जवाब आ जाए तो प्रोग्राम भी बड़ी इन्होंने गलत बात की है मरियम के बारे में और नवाज शरीफ के बारे में। इनको बोले अदब से बात करे, वरना इनके खान का भी उतार दूंगा और इनका भी। फराक होगी का नाम नहीं लेंगी, मरियम का नाम लेगी, वजू करके उसका नाम लो। आके ऐसे मोबाइल लेकर के बातें आप करती हैं, हम आपको बयान कर रहे हैं, आप हमारी क़यादत पे हमला कर रही हैं। आपको हम कह रहे हैं 30 का आटा हम छोड़ के गए थे, आप 90 पे ले आई। हम आपको कह रहे हैं हम 11 रुपए का बिजली छोड़ के गए थे, आप 24 पे ले आए। हम कह रहे हैं कि हम आपको इतना कर्जा छोड़ के गए थे, आप 20 में आपने कहां पे आटा, आप आज कर्जा $20,000 किसने किया? 20 बिलियन डॉलर किसने किया? बताएं, जवाब दे। आज कश्मीर कहां चला गया? किसने कहा था वर्ल्ड कप जीत के आए मैं ट्रंप के साथ? आपने कहा था। किसने मोदी के लिए दुआएं की थी? आपने की थी। आप बातें करते हैं पाकिस्तान की बात, फिर आप अफवाज के यूनिटी और कमांड पे बात करते हैं, आप अदालतों पे हमला करते हैं, आप बातें करते हैं जी 22 करोड़ ने रद्द कर दिया आपको। आप पाकिस्तान में रासपुटीन है, आपको हक नहीं है इस मुल्क में यहाँ के लोगों की बात करने की। आपने मुंह से नवाले छीन लिया। आपने सारे लोग अमेरिका से लाए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी लाए, पेट्रोलियम का एडवाइजर भी लाए, स्टेट बैंक का गवर्नर भी लाए। बातें कर रहे, पाकिस्तान को कहां पहुंचा दिया आपने? ठीक है प्लीज मैं बता दूं जी, आप गाली भी मुझसे अच्छा नहीं देना जानती है, मेरी बहन है। मैं ये चाहूंगी कि जब हम टॉक शोज में बैठे ना तो हम जातियात पे ना जाएं। ये मैं आलिया साहिबा के लिए भी कह रही हूँ और ये मैं निहाल साहब आपके लिए भी कह रही हूँ, जातियात पे ना जाना बड़ा जरूरी होता है। और जब हम कहीं बैठे किसी भी जगह पर तो एहतरामन बात करें, ये बड़ा जरूरी होता है। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा मजीद गुफ्तगू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब भी हमारे साथ मौजूद है। फारूक साहब, आपकी तरफ आती हूँ, मुझे ये बताएगा कि 2014 का अगर हम धरना देख लें और जो अभी के लॉन्ग मार्च और धरने की बात हो रही है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस हमें नज़र आ रहा है। यकीनन इस वक्त इमरान खान साहब की भी वो पोजीशन ही है जो कि 2014 में थी और इस वक्त नून लीग की गवर्नमेंट की भी वो पोजीशन ही है जो कि 2014 में हमने देखी। तो ये दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो ये वाला धरना, ये वाला लॉन्ग मार्च बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हो सकता है। आपकी नज़र में प्लीज़ मुझे बताइएगा, कॉमेंट कीजिएगा। इस वक्त आपने जैसे कि खुद भी कहा, पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल, पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल इस तरह के धरनों की, इस तरह के लॉन्ग मार्च की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। फिर इसका हल क्या निकलेगा? क्योंकि निहाल साहब कह रहे हैं हम इलेक्शन की तारीख नहीं देंगे, डटे हुए हैं। खान साहब भी कह रहे हैं कि जब तक तारीख का ऐलान नहीं हो जाता तब तक हम शहरे इक़्तिदार में बैठेंगे। और शहरे इक़्तिदार में बैठने का मतलब ये है कि पाकिस्तान की शहरक पे आप बैठे हुए हैं। देखिए, मैंने उस वक्त भी अपना पॉइंट मुकम्मल कर रहा था, लेकिन वो आपने फिर वो ब्रेक ले ली। जी। मैंने उसको कहा था इसका हल ये है, कोई पाकिस्तान में सियासी इंतशार नहीं चाहता, मजीद इंतशार, इंस्टेबिलिटी और ये केओस अनार्की के हम मुतामिल नहीं हो सकते। जब कभी इतनी बड़ी तादाद में लोग आते हैं, 14 का लॉन्ग मार्च जो है उसको भी देखा था, कवर किया था मैंने, वो धरना भी देखा था इस्लामाबाद में जाके काजरी साहब को और इमरान खान साहब का। तो देखिए, एनीथिंग कैन गो रॉन्ग। दुश्मन जो है वो भी फायदा उठा सकता है, दहशतगर्दी का हमला भी हो सकता है। उसके बाद ये है कि अंदर आपके ऐसे लोग इन्फिल्ट्रेट कर जाते हैं। जब बहुत ह्यूज क्राउड्स होते हैं, हर एक तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं कि जो कि शरारत करेंगे कि अफरा तफरी क्रिएट हो, खुदा न खास्ता हालात नेगेटिव साइड पे चले जाए। तो ये तमाम इस किस्म के डेंजर्स होते हैं। लेकिन 2014 में इट वॉज प्योरली अ पीटीआई, मुझे याद है वो पीटीआई के लोग ज्यादा आए थे और तो इतनी बड़ी तादाद भी नहीं थे वो। इनिशियली अगर आपको याद हो फिगर कि रावी पुल जब क्रॉस किया था, कादरी साहब के तकरीबन 45 to 50,000 लोग थे जो उस वक्त की इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी जो पब्लिक की गई थी, और इमरान खान के कुछ 35,000 लोग थे जो कि पीटीआई के लोगों ने रावी पुल क्रॉस किया था जब लाहौर से लाहौर मार्च किया। फिर जाके बाद में वो थोड़े कम हो गए, फिर शाम को ये इस्लामाबाद पहुंचे। लेकिन मसला ये है कि इस मरतबा मैं ये देख रहा हूँ
कि शायद ये मेरी असेसमेंट है एज एन ऑब्जर्वर ऑफ पाकिस्तानी पॉलिटिक्स एंड माजी की लॉन्ग मार्चेस, इस दफा मैं देख रहा हूँ कि शायद पीटीआई के अलावा नजर भी आ रहे हैं जिस तरह इनके जलसे हुए इन द लास्ट 4 वीक्स और सो, इनमें शायद बाकी कैटेगरी ऑफ लोग जो है मतलब लॉयर्स भी हो जाएंगे, आम पाकिस्तानी, आम शहरी और वगैरह, जिस तरह ये कह रहे हैं, तो हो सकता है इस दफा ज्यादा डाइवर्स कैटेगरीज के लोग हों अपने पीटीआई के वर्कर्स के अलावा, तो ये लोग ज्यादा हो सकते हैं इस मर्तबा। तो देखिए, मैं आपने जो अली हमजा साहबा से बात की थी, मैं उससे बात करना चाह रहा हूँ। लास्ट टाइम भी 2014 में लॉजिस्टिक्स के बड़े प्रॉब्लम हुए थे, पहले एक दिन तो गुजर गया था, उसके बाद फारूक साहब ये वैसे मैं उनसे सवाल पूछ चुकी थी, तो उन्होंने कहा था कि एक आम शहरी जो कि साइकिल चलाता है, जो रिक्शा चलाता है, जो बाइक चलाता है, वो भी जरूर पहुंचेगा। जी नो, बेशक पहुंचे, बट आई डोंट एग्री विद हर। देखें, वहां पे खवातीन होंगी बड़ी तादाद में, एक्सपेक्ट कर रहा हूं वो निकलेंगी, तो वो रात कहां पे रहेंगी, वो किधर जाएंगी, वो क्या उनके सपोर्टिंग फैसिलिटीज क्या होंगी, खाना, राशन पानी वगैरह। और दूसरा आपने कहा हल क्या, मैंने आपको पहले भी कहा था, देखें इस वक्त पूरा पाकिस्तान जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ देख रहा है, वो एपेक्स कोर्ट है, उनका हर फैसला जो है वो कौम को एक्सेप्टेबल होता है। बिल्कुल फारूक साहब, वो इदारे हमारे लिए काबिल एहतराम है, उन इदारों में बैठे हुए लोग हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन जब इदारों की बात आती है ना, तो एक और चीज खान साहब ने जो आज कही, उसमें बड़ी हमने देखा कि बड़ी चेंज थी। जैसे आपने उनकी गुज़श्ता तकरीरों का जिक्र किया, न्यूट्रलिटी की उन्होंने बात की, पहले वो इसके खिलाफ थे, लेकिन आज उन्होंने कहा कि जब कहा जाता है कि हम न्यूट्रल हैं तो वो न्यूट्रल ही रहे। ये जो तो न्यूट्रल ही रहे वाला उन्होंने इस्तेमाल किया ना, ये या तो कोई पैगाम था इसके पीछे, या कोई उन्हें मैसेज दिया गया, या फिर किसी चीज की यकीन दहानी थी। आपकी एक्सपर्टीज क्या कहती है? मुझे 2 एतराज़ात है इस पे। पहली बात ये है कि ये खुद, अगर आपको याद हो, DGIS ने कहा था कि न्यूट्रल का वर्ड जो है इसको आप खत्म कर दे दो, सच वर्ड लाइक दैट। वो कहा था ए पॉलिटिकल, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि अब इस तरह के अल्फाज को दोबारा बार बार दोहराना, या आप खामखा प्रोवोक करने की बात कर रहे हैं। मैं समझता हूँ उनको इन्वॉल्व करना ही नहीं चाहिए, उनका कोई रोल नहीं है, उनको बीच में ड्रैग करना ही नहीं चाहिए। और दूसरे एक और चीज जो मुझे इतराज है, ठीक है, जो अगर रिटायर्ड लोग हैं वो बड़ी तादाद में पीटीआई को अपना सपोर्ट करते हैं, वो जाए, वो उनका जाती फेल है, उनकी फैमिली, मुझे उससे कोई गरज नहीं है। लेकिन आर्मी का लफ्ज इस्तेमाल करना और उनकी फैमिलीज के बारे में कहना, मैं समझता हूँ इमरान खान साहब को ये ऐसी चीजें, ये एक देखें, ये वो एक किस्म की रेड लाइन है जो वो क्रॉस कर जाते हैं। भाई आप उन लोगों को, उनको मत इन्वॉल्व करें। आपकी एक सियासी जंग है, आप सियासी तौर पर उसको लड़े, आप जाए सुप्रीम कोर्ट में, चीफ जस्टिस के पास जाएं, और ऐसे हालात में चीफ जस्टिस आपको सो मोटो भी लेना चाहिए कि जनाब ठीक है, इस मसले का हल जो है। फारूक साहब, कता कलामी की माजरत, अगर रेड लाइन क्रॉस हो जाती है तो फिर तो यकीनन मुदाखलत करना पड़ेगी, और उस सूरत में किसको फायदा होगा और किसको नुकसान होगा? क्योंकि 20 लाख लोगों को इकट्ठा करना या इकट्ठा करने का कहना कोई छोटी बात थोड़ी है। नहीं, मैं मानता हूं। देखिए, आई एग्री कि जब इतनी बड़ी तादाद में अगर लोग इस्लामाबाद में आ जाएं और हालात को आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, कुछ हो जाए, तो बिल्कुल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का काम तो बनता है। क्या हुआ था 2014 में, मुझे याद है, हमें एक फौजी नजर नहीं आया यूनिफॉर्म में, ये जहां पे इनका धरना था डी चौक में वगैरह वगैरह। उस वक्त भी आर्टिकल 245 इन्वोक हुआ था, मुझे अच्छी तरह याद है। लेकिन उसमें 200-250 कुछ ऐसे फौजी थे जिनका सिर्फ इतना काम था कि जो इस्लामाबाद की टॉप पब्लिक बिल्डिंग्स हैं, सुप्रीम कोर्ट, गवर्नमेंट ऑफिसेज, वो ये बाकी ऐसे इदारों की जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, सिविलियन में बात कर रहा हूँ, उनको गार्ड करना, ठीक है ना जी। बाकी तो वहां पे लॉ एनफोर्समेंट तो रेंजर्स वाले थे, FC वाले थे, और जाहिर बात है इस्लामाबाद पुलिस थी। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ही शुड, खान साहब को शुड कीप द मिलिट्री आउट ऑफ दिस होल थिंग। वो जब करते ना ये बात करते हैं, तो उससे फिर खाम का जो है ना पोलराइजेशन बढ़ती है। अभी आप देखें निहाल साहब और इनकी जो गुफ्तगू हुई है, ये एग्जाम्पल है पॉलिटिकल पोलराइजेशन का। ये एग्जाम्पल है जिसका पॉलिटिकल टेम्परेचर हाई, बाई वी नीड टू कूल इट डाउन। पंजाब में देखें 1.5 महीने से क्या हो रहा है यार, हमें तमाशा नहीं, हमें तो तकलीफ होती है देख के। डिसअपॉइंटमेंट होती है। नो गवर्नमेंट, yes, disappointment. There is no government in Punjab. 1.5 महीने से पाकिस्तान का बड़ा सूबा is without a government. आज भी देखिए पंजाब के असेंबली में क्या हुआ है। My point is this, इसका कोई पॉलिटिकल हल निकलना चाहिए। ये मामला चले हफ्ता 2 हफ्ते तो चल गया, लेकिन ये लॉन्ग ज्यादा अरसा नहीं चल सकता। पाकिस्तान के लिए बड़े इसमें खतरात हैं। समझनी चाहिए तमाम हमारी पॉलिटिकल फोर्सेस को। आप क्यों नहीं बैठ सकते, इकट्ठा
बैठे, इसका हल निकाले, सियासी हल निकाले, आमने सामने बैठे। और मैं फिर ये कहूंगा कि अगर बिल्कुल फारूक साहब, आपने जो बात की है उससे एक सवाल ये भी उठता है कि मैं आलिया से पूछना चाहूंगी कि आलिया साहिबा, कैसा हो सकता है कि हम सारे इख्तलाफात को पीछे रखें, एक टेबल पर बैठे, टेबल टॉक होना पाकिस्तान की सियासत के लिए, हमारी मईशत के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए, एक आम शख्स के लिए बड़ी ज़रूरी है। कि ये पॉसिबिलिटी है? I am seriously surprised to listen all these things. I am seriously surprised. मतलब बहुत रिस्पेक्टफुली मैं एक बात करना चाहती हूँ, और वो क्या है, खान साहब ने बड़ी क्लियर बात की है और उसमें कोई एम्बिगिटी नहीं है। मैं जो बात करना चाहती हूँ और मैं क्लियर कर देती हूँ, कहा क्या गया, इस मुल्क में मुदाखलत हुई, साजिश हुई, इंटरफेरेंस हुई, ब्लैटेंट इंटरफेरेंस हुई, मुल्क के चौकीदारों को बताया गया, चोरी नहीं हुई, डकैती हो गई, तब वो न्यूट्रल थे ना। अब हम ये कह रही हैं, ये जो आवाज़ें लगा रहे हैं ना उनको कि आए पेट्रोल के फैसले भी आप करें, आए माशी मीटिंग्स भी आप करें, आए इस्लामाबाद को भी आप संभालें, तो जब चोरी डकैती के वक्त आप न्यूट्रल थे तो अब भी मेहरबानी करके न्यूट्रल रहें। और इतनी सी बात है, आइन और कानून सबके लिए एक है, चाहे वो इदारे हों चाहे वो हुकूमतें हों। और दूसरी बात है, हमने कौन सी ऐसी गलतियां की थी जो हमारी हुकूमतों को बाहर निकाल के भेजा गया था, आज खुद मान रहे हैं एनएससी के अंदर। मैं निहाल हाशमी साहब की बात का तो जवाब भी दूंगी और बड़ी अच्छी तरह दूंगी, पहले मैं फारूक साहब से बात कर लूं। नेशनल अकाउंट्स कमेटी के अंदर कहा गया कंसेक्टिवली, पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि पाकिस्तान की जो ग्रोथ रेट है 5.67 और 5.97 है, पाकिस्तान का जो पर कैपिटा है वो दोनों सालों में हाईएस्ट गए इन 75 इयर्स की हिस्ट्री के अंदर। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट, रेमिटेंसेस, आईटी एक्सपोर्ट, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट, जितनी हमारी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट है, एक मिनट, उतनी हमारी अगर आप लेकिन नहीं, एक मिनट जी, नहीं मैं देना चाहती हूँ, मुझे एक मिनट मुझे क्लियर करना है चीजों के ऊपर। जब सारा कुछ ठीक चल रहा था, वहां जाकर आपने हमारे रशिया जाने को भी इंडोर्स कर दिया। आज यहां पर इंडिया 10 रुपए सस्ता वहां से तेल लेकर आ गया है होने के, तो एतराज किस चीज पे था, फिर क्यों निकाला? अब जो मईशत के ऊपर रोना मचा हुआ है यहाँ पर कि अब आप आकर बैठे, अब शौकत तरीन को मिफ्ता इस्माइल बुला रहे हैं, बाकी मीटिंग्स में शौकत तरीन को बुलाया जा रहा है, तो तब क्या बुराई थी इस हुकूमत के अंदर जो इसे निकालकर इस तरह से बाहर फेंका गया? सवाल तो ये होना चाहिए। फिर आ जाए आपने हाल हाशमी साहब के ऊपर, जी वजू करना चाहिए, जब मुझे चोर लुटेरों का नाम लेना चाहिए तो वजू करना चाहिए, जमानत पर है, मुजरिमा है, कैलबरी फॉल्ट किया है, और जो वो बैठा है उसे आइन की नजर के अंदर। मैं चाहूंगी कि आप इस बारे में बात करें, आलिया साहिबा को बात करना। मरियम औरंगजेब ने कहा था कि नवाज शरीफ एक नशा है, तो ये नशा जो चल रहा है ना आपके दिमागों के अंदर, और दीमक की तरह आप लोग मुझे गुफ्तगू की समझ नहीं आएगी। मैं चाहूंगी कि आलिया साहिबा बात मुकम्मल करें, आप अपनी टर्न पे जरूर बात कीजिएगा, आपको बात करने का मौका मिलेगा। जी आलिया साहिबा करने लगे और ये यहाँ आकर मुझे भाषण सुनाएंगे और मैं इनकी बातें को अपनी बात, ताकि मैं आपकी तरफ आ सकूं और फिर मैं आपसे सवाल कर सकूं। अगर इसी तरह से आप इंटरप्ट करते रहेंगे तो मैं आलिया साहिबा की बात किस तरह सुन पाऊंगी? बिठाने की क्या जरूरत है? में जाके आप बेहुरमती करती हैं, आपको शर्म नहीं आई? एक दफा इनके साथ प्रोग्राम में बैठने से पहले कहा था कि मैं सियासत की बात करें, मईशत की बात करें। निहाल साहब, आप अपने की बारी पे कर लीजिएगा, जरा आलिया साहिबा की बात सुनने नहीं करूंगी। मैं लॉजिकल बात करती हूँ, ये गालियों पर उतरते हैं। कौन है वो? एक भगोड़ा है, जमानत के ऊपर है, बीमारी का मैं ये चाहूंगी कि जातियात में ना जाए तो बेहतर है, हम किसी को ऐसे अल्फाज से ना नवाजे तो बेहतर है। आप सिर्फ मेरे एक सवाल का सादा सा जवाब दे दें, क्या एक मेज पे बैठने का सोचा जा सकता है? ठीक है निहाल साहब, मैं आपकी जानिब आऊंगी, आपको कमेंट दूंगी। इंपोर्ट पर पाबंदी लगानी है, निहाल साहब मैं चाहूंगी कि आप मईशत के हवाले से आपके जितने भी शिकवे हैं ना, ये आप अपनी बारी पे कर लें। आलिया साहिबा प्लीज उन चोर लुटेरों के हाथों में इस मुल्क को दे दिया, इन लोगों के हाथों में जिनको कोई पता ही नहीं है, जिनका कोई विजन ही नहीं है, जो आकर अवाम को गुमराह कर रहे हैं। ये कौन लोग हैं?
इन लोगों को बाहर निकलना होगा अगर इस मुल्क को बचाने। जब तक ये इस मुल्क पर मुसल्लत रहेंगे, निहाल साहब ना तो इस तरह आलिया साहिबा आपकी गुफ्तगू का जवाब दे पाएंगी, ना ही आलिया साहिबा सुन पाएंगी कि आप क्या कह रहे हैं। मैं चाहूंगी क्या, मैं बल्कि चाहती थी कि आप अपनी बारी पे बोले ताकि अवाम भी आपकी बात सुन सके। हर प्रोग्राम में बैठकर ये करते, पहले ये गालियां निकालते, उसके बाद इनकी सुनने की हिम्मत नहीं होती। जब आप बात करते हैं तो सुनने की हिम्मत भी रखा करें, क्योंकि हम जब बात करते हैं तो सुनने की हिम्मत भी रखते हैं। लोग अपनी जानों का नजराना देते हैं। आलिया साहिबा, निहाल हाशमी साहब, अगर इस तरह से गुफ्तगू होती रहेगी तो ना आपका मौक़िफ़ अवाम को समझ आएगा और ना ही अवाम के सवालों का जवाब उन्हें मिल पाएगा, जो कि हमारे थ्रू हम आप लोगों से पूछते हैं। बेहद शुक्रिया, हमारे मौजूद मेहमान मौजूद थे। जब भी आप कहीं पर बैठ के गुफ्तगू करें, प्लीज प्लीज जातियात पे मत जाएं। जातियात पे जाना इस तरह से होता है कि आप अगर किसी को किसी भी बुरे लफ्ज से नवाज रहे हैं तो वो बताता है कि आपका बैकग्राउंड क्या है। प्लीज जब भी आप कहीं बैठते हैं हमेशा बात करें पाकिस्तान की, पाकिस्तानियों की, क्योंकि ये मुल्क हमारा है, इसको तहफ़्फ़ुज़ हमने फराहम करना है, यहाँ पर बैठे हुए लोगों से मोहब्बत हमने करनी है। आज के प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।